नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर प्रदेश के वृंदावन में मौजूद प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना की और आरती में भाग लिया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी आरती में शामिल हुई। सुबह राष्ट्रपति मुर्मू ने अयोध्या में मौजूद राम मंदिर जन्मभूमि मंदिर में ही दर्शन किए और श्री राम यंत्र स्थापना समारोह में भी भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश एक समावेशी समाज और विकसित राष्ट्र के निर्माण की दिशा में प्रगति कर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि भगवान राम के आशीर्वाद से देश 2047 तक इन लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में भेंट की और इस बैठक का उद्देश्य दिल्ली के प्रशासनिक और विकास कार्य और विशेष रूप से राजधानी में चल रही कई परियोजनाओं की समीक्षा करना बताया गया। उपराज्यपाल और प्रधानमंत्री के बीच में हुई चर्चा में दिल्ली की शहरी व्यवस्थाओं, बुनियादी ढांचे, सुरक्षा और स्मार्ट सिटी पहलों पर सहित ही उसके कई योजनाओं पर फोकस रहा है और अधिकारियों के अनुसार ये मुलाकात नियमित समीक्षा बैठक का हिस्सा थी, जिसमें कि आगामी कार्यक्रमों और योजना की प्राथमिकता पर भी विचार विमर्श हुआ है। जेवर में बन रहे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का लोकार्पण 28 मार्च को होगा और जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विश्व स्तरीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन को लेकर तैयारियां भी तेज हो गई हैं और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की जा रही है। इसी क्रम में कस्बा जेवर में आसपास के गाँव के किसानों और ग्राम प्रधानों और सम्मानित नागरिकों के साथ में एक बैठक भी आयोजित की गई है। इसमें कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा हुई। खबर कोटा से है, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने कैंप कार्यालय में आम जनता के लिए एक विशेष जन सुनवाई का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों की समस्याएं, शिकायतें और सुझावों को सीधे सुनना और उनका समाधान सुनिश्चित करना था। जन सुनवाई में कई क्षेत्रों के लोग पहुंचे और उन्होंने अपने अपने मुद्दों और जैसे सरकारी योजनाओं का लाभ और स्थानीय विकास, सड़क, पानी और सामाजिक सुविधाओं से संबंधित समस्याओं को साझा किया है। ओम बिरला ने सभी उपस्थित नागरिकों की बात ध्यान से सुनी है और इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में एक महत्वपूर्ण सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में दुनिया के कई देशों का मानना है कि केवल भारत ही वैश्विक स्तर पर चल रहे युद्धों और संघर्षों को समाप्त कर सकता है। मोहन भागवत ने अपनी बात में देश की शक्ति और स्थिरता और सामरिक क्षमताओं पर जोर देते हुए कहा है कि भारत की नीतियां और नेतृत्व की भूमिका वैश्विक शांति और संतुलन बनाए रखने में अहम है। उन्होंने ये भी कहा कि देश को अपनी जिम्मेदारी और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सक्रिय भूमिका निभाने के अवसरों को समझना होगा। ये प्रत्यक्ष प्रतीति जिनके पास है, जिन्होंने देखा है और ऐसे चले हैं हजारों वर्ष, ऐसे लोग भारत के लोग। तो इस सनातन धर्म को, इस विश्व धर्म को, मानवता को, बंधुभाव को, जिसको हिंदू धर्म भी कहते हैं, हमारे देश के सब पंथ संप्रदायों ने यही बताया है। दर्शन अलग अलग है, परस्पर विरोधी भी है, परंतु सब जुड़े हैं इस बात से सब शुरू करते हैं। फिर सारा विचार अलग अलग हो जाता है, परस्पर विरोधी भी हो जाता है, लेकिन सब विचार करके जो निर्णय देते हैं वो निर्णय एक ही है। कैसे आचरण करना, वो निर्णय एक ही है। सब विश्व अभी लड़खड़ा रहा है, हम देखते हैं। बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, सारी परिस्थिति हमारे सामने है। युद्ध होते हैं, युद्ध क्यों हो रहे हैं? तो स्वार्थ है और कुछ नहीं। आधिपत्य का कलह है, वर्चस्व का कलह। स्वार्थ के लिए ये चाहिए वो चाहिए, मेरे वहां नहीं है इसलिए वहां से लाऊंगा, इसलिए वहां वर्चस्व चाहिए।
ऐसे सारेंगे होता है। मूल में ये स्वार्थ प्रवृत्ति है, क्योंकि अगर हम ये माने कि दुनिया केवल जड़ है, कणों से बनी है, तो कणों का तो संबंध नहीं होता है। संबंध नहीं है तो हम सब अलग अलग है, अलग अलग है तो हमारा अपना स्वार्थ पहला नंबर। दो संतों के आशीर्वचन सुनने के बाद और कुछ आज बोलने की आवश्यकता है ऐसी बात है नहीं, क्योंकि विषय तो एक ही है। ईश्वरीय योजना से सारे कार्य होते हैं, ये बात तो सही है। योगी अरविंद जी ने 150 साल पहले ये कहा कि सनातन धर्म का उत्थान हो, ये ईश्वरीय इच्छा है, इसलिए भारत का उत्थान होगा। विश्व अभी लड़खड़ा रहा है, हम देखते हैं। बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, सारी परिस्थिति हमारे सामने है। युद्ध होते हैं, युद्ध क्यों हो रहे हैं? तो स्वार्थ है और कुछ नहीं। आधिपत्य का कलह है, वर्चस्व का कलह है। स्वार्थ के लिए ये चाहिए वो चाहिए, मेरे वहां नहीं है इसलिए वहां से लाऊंगा, इसलिए वहां वर्चस्व चाहिए, ऐसे सारे लोग हैं। इसका असर भारत, आपकी जेब और लाखों दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली और गाजियाबाद के लोगों को बड़ी परिवहन सौगात भी यहां पर दी। दिल्ली के लिए 300 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई गई और जिसमें नानकसर से गाजियाबाद के बीच में अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा की भी शुरुआत की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री 12,877 ईवी वाहन मालिकों को सब्सिडी के रूप में करीब 24 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से जारी करी है और दिल्ली परिवहन निगम के आईपी डिपो में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री निगम के नए बहुमंजिला मुख्यालय का शिलान्यास भी करा। नवरात्रों का दूसरा दिन 300 नई ईवी बसेस दिल्ली के बेड़े में आज जोड़ी गई है। 6100 बसें आज की डेट में हो गई हैं, जो लगातार दिल्ली को गति देने वाली हैं। हमारा दिल्ली के साथ वायदा है कि पूरा का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट जो है हम इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं। दिल्ली सरकार लगातार उस दिशा में बढ़ रही है और आज 300 नई बसों का उस फ्लीट में जुड़ना सच में हमारे लिए गर्व की बात है। और साथ ही हमने अंतरराज्य बस सेवा दिल्ली से गाजियाबाद के लिए भी आज शुरू की है। ये हमारा 5वां इंटरस्टेट रूट है। और एक डीटीसी ऑफिस जो यहाँ आज नया डीटीसी ऑफिस बनने का काम भी आज से यहाँ पे शिलान्यास उसका किया गया। हमारा पूरा प्रयास है कि हम दिल्ली परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करें, दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको बेहतर करें। हमारे बस डिपोज, हमारे बस अड्डे, हमारे यहाँ चार्जिंग स्टेशन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ये अपने आप में देश और दुनिया में सर्वोत्तम होना चाहिए। उसके लिए दिल्ली सरकार, हमारा परिवहन मंत्रालय काम कर रहा है। मेरी ओर से सबको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं नवरात्रों की भी, और दिल्ली को मिले इस उपहार के लिए। सब्सिडी दी गई है, आगे भी ऐसी ही कंटिन्यू रहेगी? आज हमने पिछली सरकार के समय में जो सरकारों ने वायदा जनता से किया था ईवी में सब्सिडी देने का और दी नहीं थी, 2023 से लगातार वो सब्सिडी पेंडिंग थी। आज उसको हमने भुगतान किया है। 2400 करोड़ रुपए जनता के खातों में हमने भेजे हैं ईवी सब्सिडी अकाउंट में। और ये पहले किसी भी तरह का कोई उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं थे, आधार लिंक्ड खाते नहीं थे। अब हमने जो पोर्टल बनाया है, व्यक्ति बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से अपना एनरोलमेंट वहां करा सकता है। सरकार सब्सिडी देगी और पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होगा और बिना किसी देरी के दिल्ली के लोगों को ईवी खरीदने पे सब्सिडी मिलेगी।
जबकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगामी बजट से पहले किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों से मुलाकात कर उनके विचार जाने। बैठक का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र की जरूरतों और अपेक्षाओं को समझना था और इस बातचीत के दौरान ही मुख्यमंत्री गुप्ता ने इस बात पर जोर दिया है कि दिल्ली सरकार आगामी बजट में प्राप्त सुझावों को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि इसका उद्देश्य किसानों के कल्याण को बढ़ावा देना और ग्रामीण विकास को गति देना है। ये सुनिश्चित करते हुए बजट में जमीनी स्तर पर लोगों की वास्तविक चिंताओं को प्रतिबंधित भी किया गया। सेशन 23 मार्च से शुरू होने वाला है और दूसरा बजट है ये सरकार का। हमने समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों से बातचीत की है ताकि उनके सुझावों के मुताबिक ये जन कल्याण बजट दिल्ली सरकार पेश करे। उसमें जनता की समस्याओं के समाधान हो, दिल्ली के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो और बेहतर और विकसित दिल्ली का पूरा रोड मैप लेकर के हम जनता के बीच में आना चाहते हैं। इसलिए लगातार अलग अलग समाज के वर्गों के साथ में हमारी बातचीत हो रही है। आज भी हमने गिग वर्कर्स को बुलाकर उनसे बातचीत की, हमने ट्रेडर्स से बातचीत करी, महिलाओं से, स्टूडेंट्स से, यंगस्टर्स से, ऐसे हर वर्ग से, किसानों से हमने बहुत लंबी बातचीत की, उनके सुझाव लिए और इन सुझावों के अनुसार सरकार अपनी कार्य योजना बनाएगी और दिल्ली के लिए विकास करेगी। थैंक यू। किसानों के बहुत सारे सुझाव हैं। दिल्ली में वर्षों से कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी हुई है, वर्षों से जो उनकी मांगे थी वो पूरी नहीं हुई। किसान लगभग हमारे दिल्ली शहर का पिछड़ा हुआ है, ना उसको कभी किसी तरीके का मुआवजा मिला, ना ही उसकी ज़मीनों के रेट उसे मिल पा रहे हैं, उसको अपनी खेती करने में भी तकलीफ़ें आती हैं। तो ये सारी समस्याएं उन्होंने हमसे शेयर की, जिस पे लगातार सरकार काम कर रही है और मैं ये समझती हूँ आने वाला ये साल किसानों के लिए और बेहतरी लेके आए। जयपुर शहर में आयोजित एक विशेष सांस्कृतिक संध्या में दर्शकों ने पारंपरिक कला का आनंद लिया है। इस अवसर पर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कलाकार अनवर खान मंगनियार और इसके साथ ही टगा राम भील ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में राजस्थान के लोक कलाकारों ने अपनी पारंपरिक धुन और नृत्य से रंगीन माहौल बनाया, जबकि कथक और नर्तकियों ने ही अपनी लयबद्ध और भावपूर्ण प्रस्तुतियों को सबका मन उससे मोह लिया। और संध्या का उद्देश्य भारतीय लोक कला और शास्त्रीय नृत्य को ही लोकप्रिय बनाना और नई पीढ़ी तक सांस्कृतिक धरोहर पहुंचाना बताया गया। उपस्थित दर्शक कलाकारों की प्रस्तुतियों की सराहना करते भी दिखाई दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कुंजी लाल दुबे की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने प्रदेश के लोकतंत्र के निर्माण में उनके महत्वपूर्ण योगदान को भी याद करते हुए कहा कि कुंजी लाल दुबे ने विधानसभा के स्थायित्व और सुशासन की नींव रखी है। उन्होंने कहा कि उनकी प्रेरणा वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को जिम्मेदारी और समर्पण के साथ में सेवा करने की दिशा में मार्गदर्शक बनेगी। विधानसभा के पहले विधानसभा अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे जी का जन्मोत्सव है। मैं उनको इस नाते भी स्मरण करूँगा। माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी ने ये बहुत अच्छी परंपरा कायम की है कि हर वो शख्स जिनने हमारी विधानसभा में अध्यक्ष का कार्य संभाला हो या राज्य के साथ इस प्रकार की गौरवमयी जिनकी अपनी भूमिका रही है, उनका स्मरण करने के लिए उनकी जयंती को स्मरण करें। पंडित कुंजीलाल दुबे जिनके लिए आज़ादी के पहले ही वो जबलपुर से स्थानीय गवर्नमेंट में निर्वाचित हुए, बाद में वाइस चांसलर भी बने, बुद्धिजीवी, सब प्रकार के कई सारे कामों के लिए आज भी उनके विभिन्न प्रकार के साहित्यिक या संसदीय कई सारे योगदान को जिस आधार पर आज भी हमारा देश की विधानसभा का वो समृद्ध इतिहास, गौरवशाली अतीत हमको गर्व दिलाता है। मैं आज उनके परिवार के स्नेहीजन भी यहाँ मौजूद, उनके पोते, हम सब उनके
किए गए कामों को स्मरण करते हैं। और जन्म तो परमात्मा की कृपा होती है, आने के बाद जाना, लेकिन काम के आधार पर जीवन भर वो हमारे मन में रहेंगे, श्रद्धा के साथ रहेंगे। मेरी अपनी ओर से जय हिंद हर प्रदेशवासियों। छत्तीसगढ़ की राजनीति और सामाजिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। राज्य की विधानसभा में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 पारित कर दिया गया, जिसे कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऐतिहासिक कदम बताया है। इस विधेयक के पारित होने से साथ ही अब राज्य में धर्मांतरण से जुड़े मामलों पर सख्त निगरानी और नियंत्रण लागू हो जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि लंबे समय से ऐसी शिकायतें सामने आ रही थी कि लोगों की अज्ञानता और गरीबी का फायदा उठाकर उन्हें लालच और प्रलोभन देकर ही धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था और ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए यह कानून बेहद जरूरी था। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब कोई भी व्यक्ति यदि धर्मांतरण करता है या करवाता है तो उसे प्राधिकृत अधिकारी को इसकी जानकारी देनी होगी। आज हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन भी है। मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं भी देता हूं। और आज से नवरात्र भी प्रारंभ हो रहा है, तो नवरात्र की भी पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं और माता रानी का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ पर हमेशा बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और आज की इस ऐतिहासिक दिन में छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 पास हुआ है। और इस बिल के पास होने से जो लोगों की अशिक्षा का, गरीबी का, अज्ञानता का लाभ लेकर उनको लोभ प्रलोभ देकर उनका धर्मांतरण करते थे, उस पर रोक लगेगी। अब इस विधेयक के माध्यम से जो धर्मांतरण करने वाले भी हैं और धर्मांतरण होने वाले हैं, उनको प्राधिकृत अधिकारी के पास जाकर जानकारी देनी पड़ेगी और 1 सप्ताह के अंदर नोटिस वगैरह जारी होगा। जिला के कोई वेबसाइट में इश्तिहार भी जारी होगा और प्राधिकृत अधिकारी 1 महीने के अंदर सारे आवेदन की परीक्षण करके इसमें किसी तरह का लोभ प्रलोभ, भय आदि का समावेश तो नहीं है और वो अनुमति 1 महीने के अंदर में प्राधिकृत अधिकारी देगा, तभी धर्मांतरण हो पाएगा। अन्यथा लोभ प्रलोभ या शिक्षा ज्ञानता को लेकर अब धर्मांतरण करने वाले धर्मांतरण नहीं कर पाएंगे। असम की राजनीति में उस वक्त खास हलचल देखने को मिली जब मुख्यमंत्री और जालूकबारी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार ने अपने नामांकन से पहले जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कामरूप डीसी ऑफिस पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री ने भव्य रोड शो किया और जिसमें कि भारी संख्या में समर्थकों की भीड़ भी देखने को मिली। सड़कों पर भारत माता की जय और बीजेपी जिंदाबाद के नारे के बीच में माहौल पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगा नजर आया। रोड शो के दौरान ही हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी जनता का अभिवादन स्वीकार किया है और लोगों का समर्थन मांगते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का भरोसा दिलाया। उनके साथ में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान आपको बता दें कि सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम देखने को मिले थे, ताकि कार्यक्रम सही तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। खबर गुजरात से है, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में ही राज्य के ग्रामीण विकास की दिशा में एक और मजबूत कदम बढ़ाया गया है। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत ही गुजरात सरकार और केंद्र सरकार के बीच में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन यानी कि हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसका उद्देश्य राज्य के हर गांव तक स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल पहुंचाना है। और इस पहल के जरिए सरकार खासतौर पर दूर दराज और पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों तक नल के माध्यम से साफ पानी उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है।
हर घर जल के विजन को साकार करने के लिए यह समझौता एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही पेयजल प्रबंधन प्रणाली को और बेहतर बनाने और जल स्रोतों के संरक्षण और वितरण व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम किया जाएगा। खबर लुधियाना से है, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने टाटा स्टील के नए प्लांट के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इसे पंजाब के ऐतिहासिक में एक ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा साफ तौर पर कि 20 मार्च की तारीख सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगी। सीएम भगवंत मान ने कहा कि टाटा स्टील प्लांट का उद्घाटन पंजाब के औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसरों के लिए मील का पत्थर साबित होगा और उन्होंने ईश्वर का धन्यवाद करते हुए कहा कि हमें पंजाब जैसी खूबसूरत और संभावनाओं से भरी भूमि मिली है, जहां पर उद्योग का विकास हो सकता है। मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। उद्घाटन समारोह में उद्योग जगत के बड़े प्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस परियोजना के महत्व और प्रदेश के आर्थिक विकास में योगदान पर जोर दिया। रमजान के आखिरी दिन मक्का मस्जिद में बड़ी संख्या में मुस्लिम श्रद्धालु ईद से पहले जमात में नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठे हुए, जहां पर इस अवसर पर औसतन भारी भीड़ देखने को मिली, जिसमें आम लोग और समाज के प्रभावशाली नेता भी शामिल थे। इस दौरान ही ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहादुल और इसके साथ ही बताया गया कि इसके सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद रहे और उन्होंने समाज में भाग लिया। और बताया जा रहा है कि मक्का मस्जिद परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे ताकि श्रद्धालुओं की सुविधा सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। नमाज के बाद ही समुदाय के लोगों ने आपसी सौहार्द और भाईचारे का संदेश साझा किया। यह कार्यक्रम रमजान माह के समापन और ईद के आगमन की तैयारियों का हिस्सा बना रहा, जहां पर आयोजकों ने कहा साफ तौर पर कि इस प्रकार की सामूहिक प्रार्थनाएं समुदाय में एकता और धार्मिक आस्था को मजबूत करने का माध्यम है। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने पर्व की भव्यता और धार्मिक माहौल को बढ़ा दिया। दिल्ली की बात करें तो चैत्र नवरात्रि 2026 के दूसरे दिन राजधानी के छतरपुर मंदिर में झंडेवालान मंदिर में विशेष आरती और पूजा आयोजित की गई। श्रद्धालुओं ने माता की आराधना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अहमदाबाद गुजरात की बात कर ले, जहां पर अंबाजी माता मंदिर में दूसरे दिन भक्तों की उपस्थिति देखी गई। मंदिर में विशेष पूजा और आरती का आयोजन किया गया। हरिद्वार में भी माया देवी मंदिर में श्रद्धालुओं ने भव्य पूजा अर्चना की और माता से सुख समृद्धि की प्रार्थना की। वहीं पर मध्य प्रदेश माता चामुंडा और माता तुलजा भवानी मंदिर में भी भक्तों ने पूजा अर्चना की है, नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ आराधना की है। कटरा की बात की जाए तो श्री माता वैष्णो देवी धाम में दूसरे दिन भी भारी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचे, माता से आशीर्वाद प्राप्त किया। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश ने मौसम को और ठंडा कर दिया है। आपको बता दें कई जगह पर बारिश हो रही है, जिसके चलते मौसम सुहाना हो गया है। वहीं पर कुछ क्षेत्रों में जलभराव और सड़क सुरक्षा पर भी असर देखा गया है। दिल्ली की बात की जाए तो राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश हुई और वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से इंडिया गेट और कर्तव्य पथ क्षेत्र बारिश की चपेट में दिखाई दिए। इस शहर और पर्यावरण में ताजगी आई है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। नोएडा की बात कर ली जाए तो सेक्टर 116 समेत शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई है। बारिश के कारण ही सड़कें गीली हो गई और स्थानीय लोग अपने घरों से निकलने समय सावधानी बरतते नजर आए। वहीं शिमला की बात की जाए तो शिमला के कई क्षेत्रों में बारिश हुई है, जिससे कि पहाड़ी शहर में मौसम सुहावना और ठंडा हो गया है। आपको बता दें कि कश्मीर में भी मौसम ठंडा और सुहावना नजर आया। बीआरओ टीम मुगल रोड पर बर्फ हटाने का कार्य भी किया जा रहा है। इन प्रयासों से आने वाले समय में सड़क मार्ग सुरक्षित और चालनीय बनेगा। वहीं पर तमिलनाडु में भी मदुरै में भारी बारिश के कारण से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी रही। प्रशासन ने जलभराव से निपटने के लिए राहत और सफाई कार्य तेज कर दिया है। वहीं पर चमोली उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, जहां पर बद्रीनाथ धाम में ताजा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के कारण ही पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में ढका नजर आया है।
फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN टीवी नेशनल।